हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे हो के पढ़ाई भी एकदम बढ़िया चल रहा है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिसको हम लोग शॉर्ट कॉर्ट में बोलते थे एनएलएम। मेरे दोस्त लोग भी बोलते थे एनएलएम कंप्लीट हो गया ये वो। ठीक है, तो एनएलएम का नाम है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और एकदम बढ़िया से फोर्स वगैरह पढ़ेंगे, वो सेव का गिरना, ठीक है, वो सारी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ, मस्ती करना। 30 मिनट के लिए बंद कर दो। और ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और एकदम डीप से पढ़ेंगे, आईआईटी नीट वगैरह के क्वेश्चन भी लगेंगे। ठीक है, तो फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिसका नाम है एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसको न्यूटन साहब ने दिया था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है कि ज्यादा टाइम ना लगे और हम लोग बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन भी कर लें। ठीक है, आगे कुछ ज्यादा पढ़ लें। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, पहले इस चैप्टर का नाम न्यूटोनियन मैकेनिक्स था। ठीक है, 1642 से लेके 1727 तक के ये क्या रहे, लेजेंड रहे, मतलब हीरो रहे, हीरो। ठीक है, हीरो रहे। और उन्होंने ये हीरो इसलिए रहे, साइंटिस्ट में हीरो इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने 2 चैप्टर बना डाले, एक फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशन। तो इससे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं काइनामेटिक्स। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग, इसके प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स में ये पता चला कि मोशन को कैसे कंसीडर करें मैथ लगा के। तो हम लोग ने मोशन फाइंड आउट किया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये वगैरह हम लोग फाइंड आउट किए। तो वेलोसिटी हुआ, लेकिन ये कैसे हुआ, कैसे हुआ तो इतना जरूरी। ठीक है, छोड़ो हटाओ। तो एक्सेलरेशन कैसे हुआ ये बताएगा फोर्स, मोशन कैसे हुआ ये बताएगा फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया? तो डायनेमिक ऑफ मोशन, इसको बोलता है डायनेमिक ऑफ मोशन, मतलब कॉज ऑफ मोशन। मोशन कैसे हुआ, कैसे हुआ, कोई बॉडी ऐसे धक्का दिया या किसी ने उसको पीटा या कुछ फोर्स लगाया, कैसे हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फोर्स, तो कहना कि स्टेट का चेंज होना, दैट इज अ फोर्स। अवस्था का चेंज होना, ये मार्कर है। अगर मैं इसको फेंक दूं तो हो सकता है वहां जाके टकराने के बाद टूट जाए, मतलब इसकी स्टेट क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो अवस्था का चेंज होना, उसे क्या कहते हैं, फोर्स। 8 क्लास में पढ़ते आ रहे थे, अ पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। गलत। अ पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हिच कैन बी चेंज इट्स शेप, साइज, पोजीशन एज वेल एज डायरेक्शन। A push or pull of any object which can be changed, ये जो अंडरलाइन हमने किया ना, यही इंपॉर्टेंट है। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को पुश करो या पुल करो तो हो सकता है उसका शेप, साइज, पोजीशन और डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, हो सकता है। अगर मैं इसको यहां से फेंकूं तो हो सकता है वहां जाके टकराने के बाद टूट जाए, या हो सकता है ना टूटे। अगर मैं इसको यहां से फेंकूं तो हो सकता है कि इससे टकराने के बाद टूट जाए या ना भी टूटे। ठीक है, तो अब पुश और पुल, जब किसी ऑब्जेक्ट को पुश करोगे या फिर पुल करोगे, नींद कितना है यार, नींद उड़ जाए, नींद उड़ जाएगा। A push or pull of any object which can be changed, जब किसी ऑब्जेक्ट को पुश करोगे, पुल करोगे तो हो सकता है which can be changed, हो सकता है चेंज करे, शेप, साइज, पोजीशन एज वेल एज डायरेक्शन, ये चेंज करे। तो आप लोगों को पहले सिखाया जाता था कि जब किसी बॉडी को पुश करो या पुल करो तो फोर्स करते हैं, ऐसा नहीं। अगर मैं इस वॉल को पुश करूं तो क्या फोर्स लग रहा है, वॉल तो हिल ही नहीं था। मतलब हो सकता है कि वॉल जो है, दीवार जो है उस तरफ गिर जाए, हो सकता है ना भी गिरे। ठीक है, ये बात सेटिस्फाइड करेगा, which can be changed its shape, size, position as well as direction। इतनी बात समझ में आई। वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स को
ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एफ ऊपर में वेक्टर, मतलब फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है और ये वेक्टर ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करता है। इट्स एसआई यूनिट न्यूटन, और स्मॉल में लिखना चाहते हो तो पूरा लिखना पड़ेगा न्यूटन, कैपिटल में एन से, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप मान लो एग्जाम में न्यूटन लिखना भूल गए तो लिख लो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी कभी ऑप्शन में ये ना दे कि ये देता है तो आप इसको याद करोगे, न्यूटन और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट जो होता है वो डाइन होता है, डाइन, डी बाई एन, डाइन, वो डाइन नहीं, क्लास में जो लड़की थी वो डाइन नहीं, डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। अब देखो बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, ये तो जानते हो ना, जब दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगे दैट इज अ बैलेंस फोर्स। अनइक्वल फोर्स लगे दोनों तरफ, मान लो इधर से हम खींच रहे हैं 10 न्यूटन से, उधर से वो खींच रही है 5 न्यूटन से, मेरे तरफ खिंचा जाएगी 5 न्यूटन से, ठीक है, हंसो नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इमेजिनेशन करो। तो अगर दोनों तरफ अनबैलेंस फोर्स लगे तो दोनों तरफ अनइक्वल फोर्स लगे दैट इज अ अनबैलेंस फोर्स, उसे कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स आया कि नहीं आया? टाइप ऑफ फोर्स बहुत टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये नींद कितना है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और थोड़ा पानी पी लेते हैं। सुनो, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स, अभी भी बहुत सारे हैं। तो आपको पढ़ना है बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे पार्ट 2 में, 11th के पार्ट 2 में या 12th के पार्ट 2 में, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली आपको पूरा पढ़ना है। कॉन्टैक्ट फोर्स का देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स में पढ़ना है नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। इधर आपको पढ़ना है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको ये तो मिलेगा 11th में, लेकिन ये और ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये 12th में मिलेंगे, ये दोनों के दोनों 12th में मिलेंगे, ठीक है। तो आपको नॉर्मल फोर्स पढ़ना है, टेंशन फोर्स पढ़ना है, फ्रिक्शन पढ़ना है, स्प्रिंग पढ़ना है और ग्रेविटेशन पढ़ना है। तो रेडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स। अरे कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं? जो कॉन्टैक्ट में, हमेशा कॉन्टैक्ट में, जो फोर्स हमेशा कॉन्टैक्ट में लगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अच्छा मान लो ये मार्कर है, इसको मेरे को उठाना है, उठ जाओ, उठ जाओ, नहीं उठेगा, इसको उठाना पड़ेगा, दैट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स आया कि नहीं आया समझ? जो फोर्स दो बॉडी के बीच में अच्छा मान लो फ्रिक्शनल फोर्स, अब चक्का चल रहा है रोड पे, अगर रोड ना हो तो क्या चक्का चल पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हवा में थोड़ी ना उड़ेगा चक्का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। रेडी किया जाए, 1 2 3, चलो आगे बढ़ते हैं। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, रुको नहीं, थको नहीं, सो नहीं, ठीक है। चलो वीर तुम बड़े चलो, आज का लेक्चर कंप्लीट करो किसी भी तरह और बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल के साथ। बच्चों लोग का बिलीव है भाई, बिलीव तो तोड़ना थोड़ी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स में कॉन्टैक्ट फोर्स में जो पहला आया वो आया नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन से पहले थोड़ा सा ग्रेविटी वगैरह समझ लेते हैं। ग्रेविटी वगैरह समझ लेते हैं। सुन, ये कोई मान लो कि टूल है, ठीक है, और वहां पे एक बुक रखा है जिसका मास क्या है, ये बुक जिसका मास क्या है, तो इस मास की वजह से एक नीचे में क्या लगेगा, ग्रेविटी, देन फोर्स इज mg। हमेशा जब कोई बॉडी है उसका एक फोर्स तो ग्रेविटी की ओर हमेशा लगेगा, दैट इज अ
ग्रेविटेशनल फोर्स mg, वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस मास की वजह से अगर मैं कह दूं कि इसका मास m1 है तो नीचे कितना लगेगा m1g। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे 2m है तो कितना लगेगा नीचे में 2mg। आया कि नहीं आया समझ में? मतलब एक हमेशा अर्थ की तरफ लगेगा, एक मान लो नीचे में अर्थ है ना पृथ्वी, तो एक तो हमेशा नीचे में लगेगा mg, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अगर आ गई हो तो बहुत मजा आएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन ये हमेशा हमेशा हमेशा, अरे हिंदी में मत जाना यार, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। जैसे मान लो ये सरफेस है, इस पे रखा हुआ है मास m, तो एक तो फोर्स नीचे में लगेगा mg और ऊपर में लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। क्या नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर है? हाँ बिल्कुल है। दिखाई दे रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, पूरा क्लियर है। देखो समझ में आया कि नहीं यार? नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं पूछूं देखो, अगर मैं पूछूं ये एक इंक्लाइन सरफेस है, यहाँ पे रखा हुआ है मास m, मतलब इधर आ रहा है, तो एक तो फोर्स नीचे में लगेगा कैसा mg, और सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। देखो सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस बोलो आया कि नहीं आया सब? चलो दूसरा एग्जांपल उठाया जाए। दूसरा एग्जांपल मान लो ये मास है m1, ये मास है m2। बताओ एक तो नीचे में लगेगा कैसा m2g, इसका नीचे में लगेगा m1g। ये हमेशा पृथ्वी, अरे नीचे देखो पृथ्वी है ना नीचे, बस तुरंत वहीं से ड्रॉ कर दो, ऐसे रखो वहीं से ड्रॉ कर दो, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, क्या ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? नहीं, क्योंकि सरफेस नहीं है यहाँ पे, ये बॉडी सस्पेंडली टांगा हुआ है। सरफेस पे रहता तब ना नॉर्मल रिएक्शन लगता। आया कि नहीं आया समझ में? मतलब नॉर्मल रिएक्शन यहाँ होगा। इतनी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको नॉर्मल रिएक्शन और वो ग्रेविटेशनल वाला mg समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन किया जाए, बस इतनी बातें समझ में लो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। चलो देखो, अब टेंशन क्या होता है? टेंशन देखो कितनी जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, घबराओ नहीं, अभी बहुत सारे कंसेप्ट हैं। टेंशन फोर्स किसे कहते हैं? तो टेंशन फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। मतलब टेंशन फोर्स इस लेक्चर में तुमको जानना है कि टेंशन फोर्स किधर है, बस ठीक है। तुमको टेंशन फोर्स देखना है कि कहाँ है, बस फाइंड आउट नहीं करना, फाइंड आउट अगले लेक्चर में करें, ठीक है। तो टेंशन फोर्स क्या होता है, ठीक है, पहला कंसेप्ट दिखा देते हैं आपको। ये टांगा हुआ है, ये है सरफेस, और सरफेस से एक रस्सी है जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्या है भाई? स्ट्रिंग, या स्ट्रिंग बोले तो धागा। इसका मास इसमें इससे टांगा हुआ है, बांधा हो गया है m1। तो एक तो नीचे में लगेगा क्या m1g, एक तो फोर्स नीचे में लगेगा, लेकिन जैसे ही इस बॉडी को टांगोगे ये स्ट्रिंग जो है टाइट हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे जाना चाहता है। ये बॉडी कहाँ जाना चाहता है? नीचे जाना चाहता है। तो जैसे ये नीचे जाना चाहता है, धागा एकदम टाइट हो जाएगा, मतलब इसमें लगेगा टेंशन फोर्स, इसमें लगेगा टेंशन फोर्स। लगेगा कि नहीं बोलो? तो देखो यहाँ पे टेंशन होगा, टेंशन केवल तुमको टेंशन खोजना है बस। चलो अगला क्वेश्चन करें। चलो अगला क्वेश्चन,
आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले, आसमां के नीचे। चल, एक तो नीचे में होगा M2G, इसका होगा मान लो M1 है तो नीचे में होगा M1G। देखो नीचे में तो क्या धागा में लगेगा टेंशन? अरे ये भी जैसे ये धागा टाइट होगा ना पूरा एकदम टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भी टेंशन, क्योंकि धागा देखो सेम है, धागा क्या है? सेम है, स्ट्रिंग सेम। एक नोट कर लो, एक बात नोट कर लो, स्ट्रिंग सेम मतलब धागा सेम, देन तो टेंशन फोर्स स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। इस बात को लिखो, स्ट्रिंग सेम हो तो टेंशन फोर्स स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे सेम होगा। अगर यहाँ पे पूछे तो टेंशन फोर्स की जरूरी नहीं है, अगर तुम ऐसे भी कहते हो तो सही है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितना है? T है। बात समझ में आई? चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अभी तुमको टेंशन फोर्स ही देखना है, बस टेंशन फोर्स निकालने आ जाए, इसके बाद तो हम पूरा न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। टेंशन फोर्स बस निकालना सीख जाओ। आज हमें मालूम हुआ क्या चीज मोहब्बत होती है, आज हमें मालूम हुआ क्या चीज मोहब्बत होती है। एक रोज अगर तुम न मिलो, देखो एक तो लगेगा M1G, इसका लगेगा M2G। टेंशन फोर्स इसमें T, इसमें भी T, क्योंकि धागा क्या है? सेम है। देख लो धागा क्या है? सेम। अच्छा मैं यहाँ इस धागे पे बात करूं तो देखो टेंशन T, मतलब ये दोनों T मिलके इसको खींचेंगे, कितना से? 2T से। इसमें भी तो टेंशन होगा ना, हो सकता है कवर के गिर जाए, तो ये दोनों लोग इसको खींचेंगे ना, दोनों लोग। ये तो इस रस्सी को खींच ही रहा है, ये भी खींच रहा है टी से, लेकिन ये दोनों मिल के खींचेंगे 2T से, ऊपर वाले धागे। देखो धागा बदला, टेंशन बदला, धागा बदला, टेंशन बदला। चलो अगला क्वेश्चन किया जाए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। ला 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 ला, इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से दिल के अंजाम से डर लगता था। चलो देखो M1 इसका लगेगा M1G नीचे, टेंशन फोर्स ऊपर। देखो धागा अभी भी सेम है T। अच्छा यहाँ पे देखो एक तो लगेगा M2G और देखो सरफेस पे है तो नॉर्मल रिएक्शन, बोलो आया कि नहीं? तुमको केवल अभी टेंशन फोर्स खोजना है, बस टेंशन फोर्स खोजो। चलो अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला M1 M2। अब देखो धागा अभी भी क्या है, अभी भी सेम है। अब सुनो, इसमें लगेगा M1G, टेंशन फोर्स T, यहां भी T। अब देखो यहां भी T। अगर मैं पूछूं इस धागे में कितना है तो 2T है। देखो T T होगा ना, ये भी T ये भी T, मतलब ये जो पुल्ली है, देखो ये भी पुल्ली है, इसे कहते हैं पुल्ली। ये जो है पुल्ली, इसको बोलते हैं फिक्स्ड पुल्ली। कैसा पुल्ली? फिक्स्ड है। इसको बोलते हैं मूवेबल पुल्ली। मूवेबल पुल्ली मतलब मूव करेगा। देखो ये खींचेगा, ये मान लो नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, मान लो ये खींचेगा तो ये ऊपर जाएगा, इस कहते हैं मूवेबल पुल्ली। देखो ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये मूवेबल पुल्ली, ठीक है, मूव कर रहा है। ये ऊपर वाला फिक्स्ड पुल्ली है। तो ये सब निकाल लो। चलो एक और करते हैं। आपको बस टेंशन निकालना है, टेंशन को खोजना है बस, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। देखिए तो एक तो लगेगा कौन सा, mg। अच्छा बताओ, स्ट्रिंग धागा अलग अलग है कि नहीं है? धागा देखो अलग अलग है। एक यहां से बांधा गया है, तो मान लेते हैं इसमें लग रहा है T1, इसमें लग रहा है T2, या कह सकते हो इसमें सर लग रहा है T1, इसमें लग रहा है T2, क्योंकि धागा बदला, टेंशन फोर्स भी बदला। ये देखो अलग धागा से, ये अलग धागा से। और किया जाए? चलो और करते हैं। कुछ भी हो सकता है भाई, सब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ये मान लो M है, तो देखो यहां लगेगा T1, यहां लगेगा T2, यहां लगेगा T3, क्योंकि धागा अलग अलग है। अच्छा चलो मान लेते हैं ये M1 है, ये M2, इस पे लगेगा M1G, इस पे लगेगा M2G। सरफेस पे है नहीं, इसीलिए नॉर्मल टेंशन नहीं लगेगी। इतनी बात समझ में आई? आपको इतना करने आ गया? अगर इतना करने आ गया तो आप जानो कि यू आर बेस्ट इन दिस लेक्चर। अब आपको पढ़ना है एफबीडी डायग्राम, बहुत इजी है। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब डायग्राम कैसे बनाना है। तो बॉडी को पॉइंट मास शो करोगे। बॉडी को अगर मान लो कार है तो कार का फिगर नहीं बनाना है, कार को एक पॉइंट मास बना दोगे, ठीक है। मतलब ये रहा कार, ठीक है, पॉइंट मास, ठीक है। सभी फोर्स अगर मान लो ये रहा, मान लेते हैं एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, ठीक है। ये रहा ऐसे मास, तो इसका एक नीचे में लगेगा क्या, mg, और टेंशन फोर्स ऊपर में T। तो क्या करेंगे, बॉडी को पॉइंट मास शो करेंगे। तो मान लेते हैं इस बॉडी को हमने पॉइंट मास शो किया, जिसका मास है m। इस पे लगने वाले सभी फोर्स को शो करोगे। वी विल शो ऑल फोर्स एक्शन ऑन इट। वी विल शो, इस पे लगने वाले सारे फोर्स। तो एक नीचे में लग रहा है mg और ऊपर में लग रहा है टेंशन, ऐसे शो करोगे। और फोर्स को देखोगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। मान लो यहाँ पे गोलू है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। गोलू नाम का लड़का है, ये ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। गोलू नाम का लड़का जो है ऑब्जर्व कर रहा है, और ये कह रहा है कि जो मास बॉडी लटका हुआ है ना,
इसका एक फोर्स नीचे में लगेगा mg और टेंशन फोर्स ऊपर में, और मैक्सिमम टाइम ऑब्जर्वर कहाँ रहेगा, ग्राउंड पे रहेगा। और किसमें, इन रेस्ट, किसमें रहेगा, रेस्ट। देखो गोलू किसमें है, रेस्ट में है कि नहीं है। वो ऑब्जर्व कर रहा है कि एक इस मास बॉडी की वजह से नीचे में mg और ऊपर में टेंशन। बात समझ में आ रही कि नहीं। बॉडी को पॉइंट मास शो करोगे, वी विल शो ऑल फोर्सेस एक्शन ऑन इट, और फोर्स को फोर्स जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखेगा, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे ही नहीं है, मजाक नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही तय करेगा, समझ लो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस लोग बताते नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब यही जो है ये पता करेगा कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। तो इसके अच्छा मान लो कि गोलू नहीं है तो हम हैं, इसके लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मेरे हिसाब से एक नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा t। आया कि नहीं है। आप लोग जब बना रहे हो तो आप लोग के हिसाब से यहाँ पे आप लोग भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। बात समझ में है कि नहीं है। तो हम लोग ग्राउंड पे तो हैं, क्या आकाश में उड़ के देख रहे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है। चलो आगे एक क्वेश्चन किया जाए। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, छोटा सा हल्का सा क्वेश्चन। तो देखो ये रहा बॉडी, मतलब ये स्लोप है, टेढ़ा हो गया कोई बात नहीं। ये मान लो m1 है, ये m2 है। तो m1 से एक तो नीचे लगेगा m1g, ऊपर में लगेगा टेंशन, यहाँ पे भी टेंशन। अच्छा चलो इस एक तो नीचे में लगेगा इसका m2g। मान लो ये थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। तो एक होगा mg2, यहाँ पे होगा थीटा। तो देखो जिस पे थीटा है वो क्या हो जाएगा, m2g cos थीटा, और एक होगा m2g sin थीटा। हमको इसको इसका एफबीडी डायग्राम बनाना है। तो फोर मास अगर 1 को देखते हैं, फोर मास m1 के लिए, तो देखो ये रहा m1 और इस पे लग रहा है एक नीचे में फोर्स m1g और ऊपर में टेंशन। ये हमने बनाया किसके लिए, एफबीडी किसका बनाया, m1 के लिए। अब बनाएंगे फोर मास किसके लिए, फोर मास m2 के लिए। देखो कहानी आसान हो जाएगी। ये रहा पॉइंट मास, एक तो लग रहा है इधर में कौन सा, m2g sin थीटा, एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। देखो एक तो सरफेस के अकॉर्डिंग नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, सरफेस का ना, एक तो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा टेंशन फोर्स इधर लगेगा, देखो टेंशन फोर्स। अब नीचे में कौन है भाई, नीचे में एक और फोर्स है, वो है m2g cos थीटा, क्योंकि इसका तो दो कंपोनेंट हो ही गए। अरे इसका दो कंपोनेंट हो गया, अब इसका काम खत्म, ठीक है। m2g का काम खत्म क्योंकि इसके दो कंपोनेंट हो। चलो ऐसे करोगे एक बीडी डायग्राम का, ठीक है। चलो ऐसे ही तो करना है। तो मेरे ख्याल से आप लोग एफबीडी डायग्राम बना लोगे। और ऐसा नहीं है, मान लो कि क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, मान लो ये डिब्बा है, ये भी एक डब्बा है, यहाँ एक डब्बा है। तो देखो स्ट्रिंग बदला तो टेंशन भी क्या हो जाएगा, टेंशन भी बदल जाएगा। मान लो इधर T1 इधर लग गया T2 T2, ठीक है। तो स्ट्रिंग बदलेगा तो आप लोग जानते ही हो कि टेंशन बदलेगा। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आई, और अगले लेक्चर में पूरा एकदम टेंशन फोर्स का न्यूमेरिकल ही करेंगे, ठीक है। IIT नीट का भी क्वेश्चन होगा, SC वर्मा का भी क्वेश्चन होगा। सो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, लेकिन पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी ऑल ऑफ यू, जय हिंद।